ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट होगा ये। एंड इस थर्ड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के रखा है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, लेकिन इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, कि आर्टिकल 32 गारंटीज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है ऊपर में, वो सब कुछ जो है वो गारंटी कौन करता है? वो गारंटी करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 वो गारंटी करता है कि ऊपर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो आप स्टेट से जाकर मांग सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी आपसे छीनना चाहता है, क्या छीनना चाहता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो आप जाके मांग सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल का बात है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ही लेकर जाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो आपको लोअर कोर्ट में लेकर नहीं जाना है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ये है बड़ी बात। ठीक है, आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी क्राइम होता है या फिर कोई भी केस होता है तो आपको छोटे छोटे कोर्ट में जाने पड़ते हैं, फिर अप्लाई करना पड़ता है हायर कोर्ट्स में, उसके बाद हाई कोर्ट में। ठीक है, फिर देखो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है, फिर हाई कोर्ट, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट, ऐसे धीरे धीरे जाते ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा। समझ में आ चुका? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आराम से बवाल। ओके सुनो, और एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, एक चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो फटाफट लिख लो। यहाँ पे लिखो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट। लिखो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ India can apply to Supreme Court. ठीक है, can apply to Supreme Court under Article 32. Under Article 32 क्या? Under Article 32 for enforcing his fundamental rights. फॉर इन्फोर्सिंग हिज फंडामेंटल राइट। ये समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सर, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये ऊपर वाला, इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अमेंड, देखो ये क्या है? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये पॉसिबल है कि नहीं, सिर्फ ये आपको जानना है। हाँ जी, पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, लेकिन पूरा पैराग्राफ लिख लो, मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट पैराग्राफ लिख लो अच्छा सा, जो आपको याद करके जाना है। लिखो कैन बी अमेंडेड, मतलब क्या? फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है? सर फंडामेंटल राइट अमेंड कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, जो मैं लिखा रहा हूँ वो पहले लिखो, फिर समझ में आएगा कि कैसे हो सकता है। कैन बी अमेंडेड बट should not take away the basic characteristic characteristics of the fundamental right of the fundamental rights of Constitution of India. Constitution of India समझ में आ चुका है? हाँ जी, क्या बोले कि सर सुनो ना सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, सुनो, अच्छे से सुनना है सर। कैन बी अमेंडेड बट शुड नॉट टेक अवे द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर है अपने फंडामेंटल राइट्स का, सर बेसिक कैरेक्टर मतलब जो फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट अपने जो सिटीजन है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको बनाना पड़ेगा, या तो अमेंड करना है, या फंडामेंटल राइट बनाना है तो बनाओ, या तो अगर अमेंड भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि अपना आर्टिकल 31 अमेंड हुआ है कि नहीं?
आर्टिकल 31 हटाया गया है कि नहीं बताओ। ये देखो ना, ये देखो, ये आर्टिकल 31, ये जो आर्टिकल 31 था क्या बोलता था, राइट टू प्रॉपर्टी। वैसे तो राइट टू प्रॉपर्टी सही था, उन दिनों सही था, लेकिन अब क्या राइट टू प्रॉपर्टी मिल सकता है? हाँ जी, क्या गवर्नमेंट, ये आपका फंडामेंटल राइट हो सकता है? क्या गवर्नमेंट, आप जाके गवर्नमेंट से मांग सकते हो मेरे को ज़मीन दो? ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोगों ने चेंज करवा दिया, हटा दिया फंडामेंटल राइट से, ठीक है। ये आपका अभी लीगल राइट बन चुका है। अंडरस्टूड? ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका अभी फिजिकल जो है सिविल राइट बन चुका है। मतलब आप नॉर्मली जाके आप अपने प्रॉपर्टी खरीदो ना यार, खरीदने में क्या दिक्कत है, लेकिन फंडामेंटल राइट है तो वो स्टेट से आप मांग सकते हो। वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है प्रॉपर्टी स्टेट से मांगना। इसलिए 31 आपके आर्टिकल से, आर्टिकल 31 जो है वो हटाया गया है ना, उसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया। अंडरस्टूड? कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। बहुत ही ज़्यादा बवाल। फिर आगे बढ़ेंगे सर हम लोग। अमेंडमेंट, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट समझ में आ चुका है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ो। फिर क्या है सर? सर पूरा पढ़ना है, ये सब मतलब बकवास नहीं करना है, ठीक है। बकवास नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत बवाल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है, देखो ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ, रुको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक है। या तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या लो, या फिर आप कह सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। यहाँ से करना है ये चीज़। मतलब क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, जो भी फ्यूचर गवर्नमेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है एंड जो फ्यूचर गवर्नमेंट आने वाला है, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट चेंज भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, या फिर अगर गवर्नमेंट चेंज हो रहा है या फिर चेंज नहीं भी हो रहा है, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो पॉलिसी किस प्रकार का पॉलिसी होगा? कोई गाइडलाइंस तो होना चाहिए ना कि इस बात, तो ये जो चीज़ें जो हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, उसको नज़र रखते हुए आपको अच्छे पॉलिसीज़ बनाना है। तो वो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब डायरेक्शंस दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको इन सारे रिलेटेड प्रोविजंस बनाने हैं, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड प्रोविजंस बनाने। क्या इससे अलावा आप कोई प्रोविजंस नहीं बना सकते? इसके अलावा कोई आप पॉलिसी नहीं ला सकते? आप इसके अलावा भी पॉलिसी ला सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि इन सब मैटर्स, ये मैटर्स जो है ना बहुत क्रूशियल मैटर्स है, क्रिटिकल मैटर्स है, तो इन मैटर्स में भी आपको पॉलिसी लाना है, कंटिन्यूस एफर्ट्स दिखाना है। प्रेजेंट गवर्नमेंट को कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को कंटिन्यूस एफर्ट्स दिखाना है कि आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी पॉलिसीज लाना है। समझ में आ रहा है? देखेंगे कि कौन से पॉलिसीज़ है। बहुत सारे पॉलिसीज़ है वैसे, मतलब बहुत सारे डायरेक्शंस है वैसे। इन सारे डायरेक्शंस को आपको करना है, लेकिन सब नहीं करेंगे, जितना एग्ज़ाम रिलेटेड है उतना करेंगे। सबसे पहली बात देखो, अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। द इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एन्यूमरेटेड बिलो। देखो, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। नॉर्मल चीज़ है, ये अपने को भी पता है, ठीक है ना, कि सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, सो दैट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल और द सिटीजन्स, दैट यू कैन से। फिर देखो क्या बोले, द स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शुड इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेचुरल लाइफ। उसके बाद, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इन इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट inequalities in status, facilities, opportunities, not only amongst individuals but also among group of people residing in different areas, है ना। मतलब गवर्नमेंट को कह रहा है कि देखो ऐसे ऐसे पॉलिसीज लाओ जहाँ पे जो आपके स्टेटस है, फैसिलिटीज़ है, ठीक है, इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली सबको प्रॉपरली मिले। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल और अर्बन एरियाज़ भी है ना। आपको नॉर्मली पता है कि यार रूरल एरिया होता है, अर्बन एरिया होता है। तो स्टेट कह रहा है कि अगर यार अर्बन एरिया को बहुत कुछ जो है फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, कोशिश करो कि यार रूरल एरिया को भी वही सेम फैसिलिटीज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। डिफ़िकल्ट है लेकिन कोशिश करो।
समझ में आ रहा है? अब यहाँ से यहाँ से जो है होता है ना, मतलब मेन पॉलिसीज़ जो है वो स्टार्ट होता है, पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, जो आपको एग्जामिनेशन में लिखना है ये सारे टॉपिक्स। तो मैंने कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करके रखा है, आपके जो भी 10 फेवरेट टॉपिक्स होंगे वो आप रीड करके जाना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। सबसे पहला है, देखो, मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स मिलना है। फिर ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करो। क्या, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। उसके बाद देखो क्या सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि देखो कुछ जगह ऐसे हैं इंडिया में जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड है ना, ये इंडिया है। क्या ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया इज हाईली डेवलप्ड? इक्वली डेवलप्ड, हाईली छोड़ दो यार, इक्वली डेवलप्ड, ये इक्वली डेवलप्ड है, ये इक्वली डेवलप्ड है, ये सारे एरियाज का इक्वली डेवलप्ड है? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट एज बेस्ट। यहाँ पे लिख सकता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते थे वो लोग कि एज इक्वली, इक्वली नहीं लिखा उन्होंने लिखा एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड, ठीक है। जिस प्रकार से जिस जगह में जितना जाना चाहिए उतना आपको रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस प्रकार से करना है। फिर देखो बताए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मेन एंड वुमेन, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन। फिर बताए हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन इज नॉट abused and citizens are not forced by the economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। मतलब ये है कि देखो जो भी वर्कर्स है, चिल्ड्रंस है, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाओ। वो ऐसे मजबूर नहीं होना चाहिए। देखो वर्कर्स जो होते हैं ना, वो उनकी कैपेबिलिटी के मतलब हिस्सा जितना कैपेबल है वो लोग, उससे ज़्यादा वो लोग वर्क करते हैं, सो दैट वेजेस, डेली वर्कर्स जो है उससे ज़्यादा वो लोग वर्क करते हैं, सो दैट दे कैन अर्न अ लिटिल बिट मोर एंड दे कैन टेक अ लिटिल बिट मोर टू देयर फैमिली। अब जितना ज़्यादा सोसाइटी उनको प्रेशराइज करेगा वो उतना ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो उनके हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हेल्थ डिग्रेड हो जाएगा, अपने हेल्थ को भी रिस्क में डालेंगे। एंड ऑल्सो द चिल्ड्रंस, द ओल्डरली पीपल्स एंड एल्डरली पीपल्स और एनी अदर पर्सन हु आर इन द वर्किंग क्लास, ठीक है ना, वर्कर्स जो है डेली वेजेस वगैरह। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन इज़ नॉट अब्यूज्ड, उनको अब्यूज़ मत करो। एंड सिटीजन आर नॉट फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी, इतना इकोनॉमिक नेसेसिटी उनका गिरा मत दो, ठीक है, मजबूर मत कर दो कि वो लोग अनसूटेड इन्वायरमेंट में, अनसूटेड हेल्थ कंडीशन में, अनसूटेड स्ट्रेंथ को लेकर वो लोग काम करने लग जाए। समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एज ए सोसाइटी वी हैव टू ग्रो। ऐसा नहीं करना है कि यार चलो ये तो लेबर है, ये तो कर ही सकता है, इसको दे देते, है ना। एज ए सोसाइटी वी हैव टू ग्रो, तो सबका ध्यान रखना। ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आपका घर का पॉलिसी और मेरे घर का पॉलिसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया का पॉलिसी है। फिर देखो द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडमेंट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या क्या, चाइल्डहुड एंड यूथ, समझ में आ रहा है। उसके बाद स्टेट मस्ट टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को आप प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करो। वैसे भी इंडिया में जो है ना पंचायत सिस्टम जो है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक डीप मतलब जो अगर आप जुडिशरी के बारे में बात करो तो जुडिशरी जो है डीप एंड परसेसिव कंट्रोल नहीं रख सकता इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जो है ना पंचायत, विलेज पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो प्रोमोट दैट, ठीक है, टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत्स, ओके। उसके बाद प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मटर्निटी रिलीफ। मटर्निटी रिलीफ के लिए प्रोविजंस बनाओ, है ना, कैसे काम करना है, कितना दिन का हॉलीडे चाहिए वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाओ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। फिर देखो स्टेट मस्ट एंडेवर टू सिक्योर लिविंग वेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्कर्स एंड मस्ट एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल ऑफ कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह इसको प्रमोट करो रूरल एरियाज में, है ना।
गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो देने की कोशिश करो। किनको? किसी किसी वर्कर को, ओनली ए पोर्शन ऑफ द पार्ट, और यू नो सम इंडिविजुअल वर्कर्स नहीं, ऑल कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को देने की कोशिश करो आप। चलो नेक्स्ट, स्टेट मस्ट एंडेवर टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर है स्टेट मस्ट प्रोमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाओ, एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑल्सो। फिर है द स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रोहिबिट द स्लॉटरिंग ऑफ काउस एंड काफ एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल। समझ में आ रहा है? हाँ जी, स्लॉटरिंग ऑफ काउस, इस चीज़ का जो है प्रोविजन, मतलब प्रोहिबिट द स्लॉटरिंग ऑफ काउस, इस चीज़ का प्रोविजन और पॉलिसीज बनाने की कोशिश करो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि काउ जो है उसको स्लॉटर होने से बचाओ। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टिंग एवरी गवर्नमेंट विच एवरी अपकमिंग गवर्नमेंट, ऑल्सो द प्रेजेंट गवर्नमेंट। फिर है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। फिर द स्टेट मस्ट सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। चलो इसमें से जो भी 10 आपका फेवरेट है ना वो आपको करके चले जाना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये हो चुका है फंडामेंटल ड्यूटीज़, होमवर्क है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भैया पता नहीं यार इस लेवल पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों सिखा रहे हैं वो लोग, क्योंकि यार फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप बचपन से, जब आपको बचपन में प्यार हुआ था तब से आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते आ रहे हो, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज अ होमवर्क, यू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। फिर आता है अपना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये पढ़ते पढ़ते मैं आपको सिखा दूंगा सारा चीज़, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। कंट्री में 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास पावर है ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। समझ में आ रहा है? ऑर्डिनेंस, जब आपका पार्लियामेंट इन सेशन नहीं हो, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा इट इज़ नॉट इन सेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इंपॉर्टेंट रूल लाना है, इंपॉर्टेंट लॉ लाना है, तो क्या ये बिल कोई भी, देखो कोई भी अगर रूल्स रेगुलेशंस लॉस प्रैक्टिकली, ठीक है, अगर एक्ट वगैरह, ठीक है, अगर लाना है तो कैसे लाते हैं? सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, उसको पास किया जाता है, उसके बाद वो बनता है एक्ट। ऐसे तो एक्ट नहीं बनता, एक्ट आने से पहले आपको बिल होना चाहिए, बिल को रखा जाता है सबके सामने, फिर वहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद अगर पास हो जाए बिल तो फिर जाके बनता है वो एक्ट। ये ऐसा प्रोसीजर रहता है। पकड़ लो यार, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों इन सेशन नहीं है, बंद है। समझ में आ रहा है? बंद है किसी भी कारणवश। अब बताओ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट लाना है, कोई इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन अभी इमीडिएटली लाना है, तो कंट्री में ऐसे कैसे जो है हम लोग एक्ट या फिर रूल जो है टेम्पररी पीरियड के लिए ला सकते हैं? तो वो पावर है प्रेसिडेंट के पास। समझ में आ रहा है? एंड गवर्नर के पास। ये इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इस बात का ध्यान रखना है। स्टेट में गवर्नर, पूरे इंडिया में प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? और मैं ऊपर ऊपर आपको नॉलेज दे दूं, उसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को लगा, प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं लाता है, समझ में आ रहा है, ये पीएम जो है ना वो उकसाता है प्रेसिडेंट को, कहता है कि भैया ये जो है रूल है ये आपको लाना होगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट जो है, लोकसभा राज्यसभा ये सब जो है ये बंद है अभी, वहाँ पे तो हम लोग बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता कि आप अभी लाओ। टेम्पररी पीरियड के लिए हम लोग रखते ये लॉ, पूरे इंडिया को जो है बता देते कि ये अब से फॉलो होगा। जब लोकसभा राज्यसभा इन सेशन आ जाएगा तब हम लोग इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फटाफट 1 हफ्ते में उसको एक्ट बना लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है चीज़। प्रेसिडेंट अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेता है, उसको एडवाइस, अच्छा प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि वो या तो माने या तो ना माने, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन ऑन एन एडवाइस ऑफ द पीएम एंड ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या है, कौन है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया जाता है कि प्रेसिडेंट साहब आप ये करो, फिर प्रेसिडेंट के ऊपर है वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, स्टेट में गवर्नर एंड पूरे कंट्री में अपना, सेंट्रल में अपना प्रेसिडेंट। समझ में आ चुका है? जब ये ऑर्डिनेंस पास होता है ना, ठीक है, पास होता है, अब फॉलो करना होगा। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी कह लो, कोई भी
आके उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने पास कर दिया, कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। प्रेसिडेंट ने अगर चाहा नया लॉ, कल से बोल देगा कि लड़के लोग स्कर्ट पहन के निकलने वाले स्कूल में, तो पहन के ही निकलना होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, कोई विरोध आंदोलन कुछ काम नहीं आएगा उसमें, अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है तो। ठीक है, अब ये जो है नॉनसेंस वाला ऑर्डिनेंस तो पास नहीं होगा, स्कर्ट वाला कोई इंपॉर्टेंट ही होगा जो पास होता है। अब सुनो एक चीज़, ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, भारतीय जो भी लोग हैं, ठीक है, भारत में जो भी लोग रह रहे हैं वो फॉलो कर रहा है इस न्यू रूल को। कब तक फॉलो करना है? जब तक कि ना ये अपने जो लोकसभा राज्यसभा है वो इन सेशन ना आ जाए। जैसे ही इन सेशन आ चुका है पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा ये सेशन में आ चुका है, जैसे ही इन सेशन आ चुका है, फटाफट वो जो आपका ऑर्डिनेंस अभी चल रहा है ना उसको लेकर पहुंच जाएगा प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट वो लेकर पहुंच जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पास करवाना होगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर, सुनो, अगर एक हफ्ते के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आज बैठ चुका है लोकसभा राज्यसभा, आज से अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ, नॉर्मली ऑर्डिनेंस चलते आ रहा है, एक महीने से चल रहा है ऑर्डिनेंस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि चल क्यों रहा था? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा इन सेशन नहीं था, अब सेशन में आ चुका है। अब क्या करना है? एक हफ्ते के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करवाना है, पास करवाना है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पास नहीं हुआ तो वो सीज हो जाएगा, ठीक है, तब वो सीज हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर पास नहीं हुआ तो वो सीज हो जाएगा, एंड जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो काम नहीं करेगा, वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है चीज़। अब ये जो प्रेसिडेंट वाला चीज़ है ना एग्जैक्टली सेम है, गवर्नर वाला भी सेम ही है। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो फटाफट, अभी यहाँ से करेंगे, ठीक है। Constitution lays down that the executive powers of the Union shall be vested in the President. The various powers that are included within the comprehensive expression executive power in a modern state has been classified under the various, मतलब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर तो सबको पता है भाई, ठीक है। प्रेसिडेंट जब तक ना चाहे किसी भी देश के साथ आप वार नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट अगर कह दिया कि भैया पाकिस्तान को उड़ा दो तो उड़ाना पड़ेगा ही, वो पीएम कुछ नहीं कर सकता तब। समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट के पास है मिलिट्री पावर, इस बात का ध्यान रखना है बहुत। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड जुडिशियल पावर। ओके, ये सारा एक बार रीड कर लेना, ये यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको करना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, the ordinance making power will be available to the president only when both the houses of parliament have been, ठीक है, have been prorogued or is otherwise not in session। ये आप सिर्फ इस बात को ऐसे करके लो कि या तो मतलब यही ये करो, ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से यह मार्क कर देते तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से ये करना है, ठीक है। देखो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ लॉ इनैक्टेड। कोई लॉ अगर लाना चाहते हो, रूल्स रेगुलेशन लॉस अगर लाना चाहते हो, वो इनैक्ट कैसे होगा, वो एक्ट कैसे बनेगा? पहले तो आप इंट्रोड्यूस करवाना होगा लोकसभा राज्यसभा में। लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हो तो वो कैसे लाए? वो ऑर्डिनेंस पावर के साथ ला सकते हो आप, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि प्रेसिडेंट के पास रहता है, ठीक है। सो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव by parliament. However, ordinance can be made even if one house is in session because law cannot be made by that house in session alone. तो अगर पकड़ लो लोकसभा राज्यसभा में एक भी बंद है, राज्यसभा बंद है, तब भी क्या ऑर्डिनेंस ला सकता है प्रेसिडेंट? हाँ, तब भी, क्योंकि एक हाउस से लॉ एक्ट नहीं बनता, दोनों हाउस का वोटिंग मिला के एक्ट बनता है। बोथ द हाउसेज मस्ट बी इन सेशन व्हेन पार्लियामेंट मेक द लॉ, ठीक है। द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कोऑर्डिनेट और पैरेलल पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ये इतना ज़्यादा मत पढ़ो, सिर्फ इतना लगाओ, इतना ध्यान में रखो। सिर्फ मैं आपको मार्किंग करवा देता हूँ, एक सेकेंड, प्रॉपर मार्किंग करवा देता हूँ यहाँ से यहाँ। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये कर लेना है यहाँ से, ठीक है, नॉट इन सेशन, ठीक है, फिर ये कर लेना है, ठीक है, फिर यहाँ से बस इतना ही। फिर देखो, फिर क्या बोले, द पावर क्या है, दिस पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने बताया था प्रेसिडेंट खुद ब खुद रात को, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रात को प्रेसिडेंट सो रहा है, उसके दिल और दिमाग में एक नया
लॉ जो है वो घुस चुका है और वो सुबह उठ के सोच रहा है ये लॉ मेरे को पास करना है, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता पास। ठीक है, सारा पावर जो ना एक बंदे के हाथ में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं रखा है। समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगा तभी जाके प्रेसिडेंट काम करेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा कि ये करो आप, तब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है भी वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं कर सकता। समझ में? ऑन एन एडवाइस ही काम कर सकता है। एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट द नीड फॉर द ऑर्डिनेंस एंड ही कैन नॉट बी कंपेल्ड। इस बात का ध्यान रखना है, उसको कंपेल नहीं कर सकते आप कि लाओ लाओ। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इसके पास भी पूरा पावर नहीं है, वो तो सिर्फ एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो लाना चाहते, वो अगर लगे कि हाँ ये बहुत ज़रूरत है इस ऑर्डिनेंस का, फिर वो लाएगा। फिर देखो, द ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स। पार्लियामेंट जैसे ही रीअसेंबल हो जाता है तब आपको ऑर्डिनेंस वहाँ पे रखना होगा। शेल ऑटोमेटिकली सीज टू हैव इफेक्ट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक। 6 हफ्ते के बाद, पार्लियामेंट आज सेशन में आ चुका है, इसके आज से 6 हफ्ते के बाद ऑर्डिनेंस काम करना बंद हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा ऑर्डिनेंस का। इसलिए हाँ, आप कभी भी देखो, ये रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पे मैंने देखा था कि पार्लियामेंट इन सेशन नहीं था और जैसे ही पार्लियामेंट इन सेशन आया फटाफट ऑर्डिनेंस को रखा है सामने, क्योंकि 6 हफ्ते में वो एक्सपायर हो जाता है। जैसे पार्लियामेंट इन सेशन आता है ना, 6 हफ्ते में कोई भी रूल जो लाया है प्रेसिडेंट ने वाया ऑर्डिनेंस, वो एक्सपायर हो जाता है, इसलिए उसको फटाफट पास करना होता है। 6 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली और बिफोर रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास डिसअप्रूविंग द ऑर्डिनेंस। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। फिर देखो, द पीरियड ऑफ 6 weeks विल बी काउंटेड फ्रॉम द लेटर डेट इफ द हाउस इज रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा असेंबल हुआ जनवरी में, राज्यसभा असेंबल हुआ जून में, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो 6 हफ्ता ये कहाँ से काउंट होगा? जनवरी से नहीं। ये लेटर कौन से हाउस ने असेंबल हुआ, रीअसेंबल हुआ? लेटर जो हाउस था वो था राज्यसभा, वो रीअसेंबल हुआ ऑन अ डेट ऑफ जून। तो यहाँ से जून से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6 वीक। इसके अंदर अंदर ऑर्डिनेंस को फटाफट पास करवा देना है पार्लियामेंट में। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बवाल। फिर जो गवर्नर है ना, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना होगा, ये एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक बार रीड कर लेना है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ से ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो, इन द फॉलोइंग केसेस गवर्नर cannot promulgate any ordinance। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। वो कौन से केसेस है? 3 केसेस है। ठीक है, इन 3 केसेस के अलावा किसी भी मैटर में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। गवर्नर छोटा है ना, क्योंकि वो स्टेट का है, प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होगा कुछ मामलों में। वो कौन से मामले? पहला मामला है बिल containing the same provisions would under this constitution have required the previous section of the president। Bill containing the same provisions would under this constitution has required the previous section of the president। मतलब constitution में ही लिखा है कि इन सारे मामलों में प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होगा। constitution में ऐसा लिखा है। तो जिन जिन मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, वहाँ पे गवर्नर जाके ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकता, वहाँ पे प्रेसिडेंट का चाहिए होगा। फिर ही वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कुछ बिल ऐसे हैं जहाँ पे आपको रिजर्व करके रखना होता है, प्रेसिडेंट का हामी चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है कि हाँ ठीक है ये पास करो। ठीक है, वो बिल रिजर्व करके रखना होता है। कुछ बिल ऐसे हैं, अब कौन से बिल है वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको इंडिकेट कर दिया कि कुछ ऐसे भी बिल है जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट का चाहिए होता है एसेंट, तो उस वक्त आपको, ठीक है, वो रिजर्व करके रखना है। वो आप गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता उन सारे बिल के मामलों में। चलो, An act of the state legislature containing the same provisions would under this constitution have been invalid have been reserved for the consideration of the president। मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो अगर
गवर्नर पास कर दे विदाउट प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो उन सारे मामले में भी गवर्नर जो है वो पास नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का ऑर्डिनेंस, वहाँ पर प्रेसिडेंट का हामी चाहिए, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हो चुका है। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू सेट गवर्नमेंट मतलब फेडरल एंड यूनिटरी, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मार्किंग करवा दूंगा, एक बार कर लो। A federal constitution establishes a dual policy as it comprises two level of government. Two level government है ना, two set of government. At one level, there exists a central government having jurisdiction over the whole country and reaching down to the persons and property of each individual therein. At the other level, there exists the state government, each of which exercises jurisdiction in one state into which the country is divided under constitution. A citizen of the federal country thus becomes subject to the decrees of two government, that is the central and the regional. इतना आपको पढ़ लेना है बस, टू सेट गवर्नमेंट में, और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर मैं आपको बताता हूँ, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, पार्लियामेंट है एंड अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। बना के लिखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, रीड कर लेना एक बार इसको। उसके बाद है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको करना है ये, जितना मार्क करवाऊंगा उतना ही। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। With respect to a subject enumerated in the Union List 1, the Union Parliament has the exclusive power to make laws. ठीक है, फिर है आपका, देखो, फिर है आपका यहाँ पे द स्टेट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 2। एक होता है आपका लिस्ट 1 जो कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, फिर है लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस, यहाँ पे। ठीक है, और एक है जो कि कॉन्करेंट है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं इसको हम लोग। क्या? कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि लिस्ट 3 है। पार्लियामेंट एंड स्टेट बोथ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ हैव पावर टू मेक लॉस। यहाँ पे लिस्ट 1 का जो है लॉस क्या कौन बनाएगा? यूनियन। लिस्ट 2 में स्टेट, एंड लिस्ट 3 जो कि कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसमें दोनों बना सकते हैं लॉस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत इजी। और एक है रेसिड्यूरी लिस्ट जो कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है। ठीक है, वो आप लिख सकते हो नॉर्मली, यहाँ पे कहीं पर भी लिख दो रेसिड्यूरी लिस्ट, जहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाता है। लिख लो रेसिड्यूरी लिस्ट पार्लियामेंट मेक्स द लॉ। ठीक है, कहीं पर भी लिख लो, यहाँ पे लिख लो रेसिड्यूरी लिस्ट जहाँ पे पार्लियामेंट मेक्स द लॉ। ठीक है, ये 4th पॉइंट ऐसे करके आप लिख सकते हो, ये वाला चीज़। ठीक है, समझे ना? ये 4th वाला मैंने करवा दिया है, हो चुका है। अब सुनो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉस ऑन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कौन सा है? लिस्ट 2। अब देखो एक चीज बहुत मजेदार, वैसे तो लिस्ट 2 में अपना स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बनाएगा सारा रूल्स रेगुलेशंस लॉस, है ना। यहां पर पार्लियामेंट को पावर दे दिया, बोले कि ऐसे ऐसे कंडीशंस है, ऐसे कंडीशंस है जहां पे पार्लियामेंट को अपना नाक जो है वो डालना पड़ेगा अपने स्टेट लेजिस्लेचर के काम पे, एंड वो स्टेट लिस्ट में भी लॉज बना सकता है। वो कौन से टाइम है? एक है इन द नेशनल इंटरेस्ट के समय, फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी भैया आज तक सिर्फ 3 ही बार हुआ है मेरे को जितना याद है। इमरजेंसी कितना बार हुआ है पता है? इंडिया में 3 बार। पहला है 1962, दूसरा था 1971 एंड तीसरा था 1975। ठीक है, इतने बार इमरजेंसी लगा था, इंक्लूडिंग द इंदिरा गांधी इमरजेंसी ऑल्सो। तो इमरजेंसी के दौरान भी समझ में आ रहा है, ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तब प्रेसिडेंट जो है, पार्लियामेंट जो है
वो जो है लॉज बना सकता है इन स्टेट लिस्ट में। फिर ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट ये क्या होता है समझाता हूँ मैं, सुनो। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट ना, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एक तो वेस्ट बंगाल का डेट इतना ज़्यादा है ना कि मतलब ख़त्म वेस्ट बंगाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना ज़्यादा डेट है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, छोड़ो वो। जब भी इलेक्शन होता है वेस्ट बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाता है। कुछ भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता नहीं है, समझ में आ रहा है। ऐसा चीज़ होता है ना जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को नाक घुसेरना पड़ता है स्टेट में, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन घुसाना पड़ता है। अब जब ब्रेक डाउन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है जब स्टेट के जो लोग हैं, मतलब स्टेट में जितने भी पब्लिक है, स्टेट का जो रेसिडेंट्स है, सिटीजन्स है, वो कह देते कि भैया हम अपना विश्वास उठ चुका है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन शो कर देते सारे सिटीजन्स, समझ में आ रहा है। तब क्या हो जाता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, समझ में आ रहा है। तब क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसको आना पड़ता है, पार्लियामेंट को लॉज बनाना पड़ता है स्टेट को संभालने के लिए, समझ में आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। उसके बाद है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स क्या होता है, पकड़ लो पकड़ लो वेस्ट बंगाल के जो आसपास के स्टेट्स हैं, ठीक है, आसपास के स्टेट्स हैं, वो देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में सही से काम नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेट आसपास का, मतलब वेस्ट बंगाल के जो आसपास जो भी स्टेट्स हैं उनमें से कोई भी 2 स्टेट अगर सीधा सेंट्रल को रिक्वेस्ट करे कि आओ यहाँ पर वेस्ट बंगाल को देखो क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में कुछ सही से नहीं हो रहा है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तो पार्लियामेंट आएगा, तो सेंट्रल आएगा, आके नाक घुसेरेगा अपने स्टेट में, समझ में आ रहा है। फिर वो जाके कुछ ना कुछ, मतलब स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है। मतलब स्टेट लिस्ट नॉर्मली स्टेट के कंट्रोल में होता है सारे लॉस, ठीक है, लेकिन तब सेंट्रल के कंट्रोल में चला जाएगा, पार्लियामेंट के कंट्रोल में चला जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर 2 स्टेट ने रिक्वेस्ट कर दिया तो, ठीक है, समझे। फिर लेजिस्लेशन फॉर इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। अगर कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होना है, देखो ये पढ़ो यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो। Parliament has exclusive power with respect to foreign affairs and entering into treaties and agreement with foreign countries and implementing the treaties and agreement conventions with foreign countries. But a treaty or agreement concluded with another country may require national implementation, and for the purpose of law made to be needed to meet such difficulties, the Constitution authorized Parliament to make law on any subject, including in any list to implement. मतलब क्या है, फॉरेन के साथ मेरा कोई ट्रीटी जो है वो साइन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं कौन हूँ, इंडिया, रशिया के साथ कुछ ट्रीटी मेरे को साइन करना है, और ऐसा कुछ ट्रीटी साइन करना है मेरे को जिसमें मैं अगर कुछ ऐसा रूल्स मतलब ट्रीटी साइन करूँ रशिया से जो अफेक्ट करता है अपनी स्टेट लिस्ट को भी, किसी भी स्टेट के लिस्ट को अफेक्ट करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट के लिस्ट को अफेक्ट करता है, वहाँ पर भी रूल्स बनाओ, वहाँ पर भी लॉ बनाओ, स्टेट को मान के चलना होता है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा स्टेट को, समझ में आ रहा है। हाँ जी, कौन से केसेस में, एनी ट्रीटी अग्रीमेंट और कन्वेंशन विथ एनी अदर कंट्री और कंट्रीज, एनी डिसीजन मेड बाय एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन और एनी अदर बॉडी। समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बचा है, सांस लेते रहो, ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है अपना, फिर आपको करना है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हो चुका है। कहीं हद तक इंटरप्रिटेशन हम लोग ने सीखा है, यहाँ पर रीड एक बार कर लेना है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि देखो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, याद आ रहा है कुछ, हाँ एक बार कर लेना है ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे रिट्स, ये सब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है, रिट्स करना है। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है,
हाँ सुप्रीम कोर्ट, ये रीड करना है ठीक है, द जुडिशरी, ये आप एक बार रीड कर लेना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, सबॉर्डिनेट कोर्ट के थोड़ा थोड़ा लिखा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा लिखा है। सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, ये हम लोग ने बहुत देख चुके हैं ठीक है। जीआईजेल पढ़ते पढ़ते हम लोग ने सिविल कोड, क्रिमिनल कोड बहुत देखा है ये सब। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से एक बार रीड कर लेना बस। जो इंपॉर्टेंट है वो रिट्स, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सॉरी, ओके। पहला है अपना हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब क्या है बता दो सर। एक फिल्म निकला था ना हैबियस कॉर्पस के ऊपर, टू बताओ। टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस। अच्छे से समझाता हूँ, टेंशन मत लो। सर क्या आप बता रहे हो टू हैव द बॉडी, इसका मतलब क्या होता है? देखो हैबियस कॉर्पस का एक्चुअल वर्ड का ही मतलब होता है टू हैव द बॉडी। देखो द वर्ड हैबियस कॉर्पस लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी। यहां पर यह बताया जाता है कि दिस इज इन नेशनल ऑर्डर, ये एक नेशनल ऑर्डर होता है यहां से। दिस इज ए नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही हैज बीन कन्फाइंड एंड सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू हिज डिटेंशन। कभी कभार पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती करके किसी को पकड़ के लेकर डिटेंट कर देते हैं जेल में, ठीक है। तो लॉयर जो है ना उसके पास एक ऑप्शन रहता है। अब आप पुलिस स्टेशन में बार बार जा रहे हो, पुलिस वाले बता भी नहीं रहे क्यों आपको अरेस्ट करके रखा है, ठीक है। और अगर अरेस्ट करके रखा है, अगर आपको बता रहे तो अंड शंड कुछ भी बता रहे, बोले कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो आपका जो वकील होगा ना वो जाएगा सीधा कोर्ट में और वो हैबियस कॉर्पस रिट फाइल करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट पूछता है पुलिस ऑफिसर्स को, बताओ किस लिए आपने अरेस्ट किया इसको। अगर आपके पास लीगल जस्टिफिकेशन है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको सेट फ्री करो, उसको छोड़ दो, ठीक है। और रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 24 आवर्स। उसके बाद तो आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर, देखो अरेस्ट एक बार आप हो चुके ना, आप डिटेंट नहीं हो सकते। आपको किसी भी कारणवश अरेस्ट हुआ हो, मतलब कल परसों पकड़ लो आपने पॉकेट मार दिया किसी का, आपको अरेस्ट कर लिए, या फिर किसी को मर्डर कर दिया आपने, आपको अरेस्ट कर लिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको अरेस्ट कर लिया 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। आपको जो है प्रेजेंट करना है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास। 24 आवर्स से ज़्यादा आपको जेल में बिठा के नहीं रख सकते। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है? 24 आवर्स से ज़्यादा आपको डिटेन करके नहीं रख सकते भाई मेरे, ठीक है। तो अगर पुलिस ऑफिसर आपको 2-3 दिन जेल में रख दिए, उसको बता दो पुलिस को, भैया मैंने एग्जाम स्क्वाड से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया हूँ, 24 आवर्स से ज़्यादा आप जेल में नहीं रख सकते मेरे को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर ही जाना होगा। प्रोवाइडेड दैट अगर वो संडे है तो आपका बैंड बच जाएगा। संडे में कुछ कोर्ट कचहरी का काम नहीं होता है, मंडे को फिर से तो आपका ऑटोमेटिकली 48 आवर्स हो जाएगा वो, समझे ना। और सुनो, ये जो 20, देखो मैं थोड़ा और डीपली आपको समझा देता हूँ। ये जो 24 आवर्स है ना, इसमें ट्रैवल टाइम इंक्लूडेड नहीं है। तो पकड़ लो आपको अरेस्ट किया जापान से आपको अरेस्ट किया, ठीक है, आपको इंडिया में लाए, तो 24 आवर्स ख़त्म है ना। तो आप क्या बोलोगे मेरे को अभी छोड़ना होगा आपको, 24 आवर्स ख़त्म नहीं। जब तक कि ना आपको जेल में काला कटरी में आपको ना घुसा दे, वहाँ पर ना बिठा दे, तब से 24 आवर्स स्टार्ट नहीं होगा। जब तक जेल के अंदर नहीं हो तब से 24 आवर्स स्टार्ट, ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं है उसमें, ठीक है सर समझ में आ चुका है सर हम लोग जेल में नहीं जाएंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंडमस बताओ, मैंडमस नेक्स्ट है। मैंडमस, ज़्यादा बातें नहीं, फटाफट मैंडमस बताओ। मैंडमस का मतलब क्या होता है, मैंडमस बताओ। मैंडमस मतलब, हाँ, द वर्ड मैंडमस मीन्स वी कमांड। द रिट मैंडमस इज अ कमांड इशू to direct any person, corporation, inferior court or government requiring him or to do particular things specified therein, which pertains to his or its office and is further in the nature of public duty. This writ is used when the inferior tribunal has declined to exercise jurisdiction while resort to certiorari and prohibition. ये थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ से नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक करो। certiorari prohibition वो आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है। आप एक काम करो, आप ड्यूटी तक करो। तो मैंडमस में सिर्फ इतना ही है। मैंडमस में कोर्ट कहता है कि आपको ये करना होगा, आपको करना होगा। वी कमांड, आपको कमांड कर रहा है कोर्ट, समझ में आ रहा है? बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोहिबिशन में फटाफट लिख लो।
मैं जो लिखा रहा हूँ डिक्टेट करूँगा मैं, ठीक है, डिक्टेट करूँगा। लिखो फटाफट। इफ़ अ लोअर कोर्ट हैव एक्सेप्टेड अ केस बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन पास प्रोहिबिशन ऑर्डर। प्रोहिबिशन ऑर्डर क्यों पास कर रहा है सर? क्योंकि लोअर कोर्ट ने ऐसा केस ले लिया जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं, जो उसके पावर में है ही नहीं, ठीक है। पास प्रोहिबिशन ऑर्डर एंड स्टॉप द लोअर कोर्ट फ्रॉम पासिंग एनी जजमेंट, ठीक है। ये है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करता है। सर्ट्यूररी ऑर्डर तब होता है, सर्ट्यूररी जब जजमेंट ऑलरेडी पास कर दिया लोअर कोर्ट ने, उसके पावर में है ही नहीं लोअर कोर्ट के, ठीक है। गांजा खा के आया था जज और उसने पास कर दिया। क्या पास कर दिया बताओ ना, बस उसके पावर में है ही नहीं। टेररिस्ट को उसने, लोअर कोर्ट ने क्या किया बताया, टेररिस्ट को सज़ा सुना दिया। भाई मेरे, टेररिस्ट को सज़ा सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, आप नहीं। तो मतलब ये एग्जाम्पल है। तो लोअर कोर्ट ने ऐसा कुछ जजमेंट सुना दिया जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, जो उसके पावर में है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर उसके पावर में है नहीं, कंट्रोल में हो ही नहीं, उसने जजमेंट सुना दिया, तब सर्ट्यूररी ऑर्डर पास किया जाता है। कौन पास करता है? हाँ जी, हाँ जी, ये ऊपर वाले कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सर्ट्यूररी ऑर्डर पास करता है। और जो लोअर ऑर्डर है, मतलब लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है ना, उसको स्क्वाश कर देता है। जो भी जजमेंट सुना है उसको स्क्वाश कर देता है, क्योंकि उसका कोई रेलिवेंस है ही नहीं, क्योंकि लोअर कोर्ट सुना ही नहीं सकता। तो इसको कैसे लिखना है, फटाफट लिखो। इफ़ लोअर कोर्ट हैज़ ऑलरेडी पास्ड ए जजमेंट देन दे कैन पास सर्ट्यूररी ऑर्डर बाई विच क्वाश और कैंसिल सच जजमेंट। समझ में आ रहा है? दे कैन पास, दे कौन है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दे कैन पास सर्ट्यूररी ऑर्डर बाई विच स्क्वाश और कैंसिल सच जजमेंट। समझ में आ चुका है? क्वो वारंटो लास्ट है ये, देखो फटाफट। क्वो वारंटो का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैनॉट मिस यूज देयर पोजीशन। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैनॉट मिस यूज देयर पोजीशन, लिख लो फटाफट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैनॉट मिस यूज देयर पोजीशन, ठीक है, इतना लिख लो बस। ये क्या है मैं समझाऊंगा आपको। द रिट क्वो वारंटो इनेबल्स इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम विच पर्सन एसेट्स टू एन ऑफिस और फ्रेंचाइज टू आउटसोर्स हिम सच पोजीशन इफ इज अपसर्पट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आप कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे वहाँ पे। पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर था ना, वो नहीं जाता था काम पे, वो किसी दूसरे बंदे को भेज देता था अपने जगह वो दूसरे बंदे को भेज, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी अच्छा नहीं था, तो अपनी जगह किसी दूसरे बंदे को बिठा देता था। तो क्वो वारंटो रिट ऐसा था, कोर्ट पूछता है, कोर्ट से पूछे जाते हैं जो भी बंदा बैठ रहा है उस पोजीशन में। और ये जो पोजीशन में बैठ रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं चलता, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला गवर्नमेंट वाले कंपनीज, गवर्नमेंट वाले अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट वाले जगहों पे काम आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कोर्ट पूछता है, भैया एक बात बता, तू जो इस पोजीशन पे बैठा है, तू सच में इस पोजीशन का हकदार है? क्या तू मतलब क्या तेरे को अपॉइंट किया गया था, या फिर तू अपने पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है? मतलब तू कैसे बैठा है, क्या तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, क्या तू ही है वो बंदा जिसको सिलेक्ट किया गया? तो करेक्ट क्वो वारंटो यही है। समझ में आ रहा है? उसका जो पोजीशन होल्ड कर रहा है ना, वो क्या सही है नहीं है, वो पूछना, क्वो वारंटो। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख लेना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैन नॉट मिस यूज देयर पोजीशन, ठीक है, ओके। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में लिख लो फटाफट। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर्स टू एग्जीक्यूट द लॉ, लिखो फटाफट। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर्स टू एग्जीक्यूट द लॉ। फॉर एग्जाम्पल में लिख लो, कंपनीज एक्ट ऑल्दो पास्ड बाय पार्लियामेंट बट पावर टू एग्जीक्यूट, बट या फिर लिखो पावर टू मेक इट्स रूल्स डेलीगेटेड टू सीजी टू एग्जीक्यूट इट्स डेलीगेटेड, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, डेलीगेटेड टू सीजी। अब सीजी में कौन है? टू एग्जीक्यूट इट डेलीगेटेड टू MIA, मतलब सॉरी MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, टू पास जजमेंट डेलीगेटेड टू NCLT। मतलब क्या, मैं सबको समझाता हूँ। देखो ये जो क्या लिख लेना है आपको लिख लेना है, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर्स टू एग्जीक्यूट द लॉ। देखो पार्लियामेंट, ये पूरा लिखा आपने सेंटेंस, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू एग्जीक्यूट द लॉ, ठीक है, लिखा आपने। अब सुनो, पार्लियामेंट ने बनाया कंपनीज एक्ट, क्या पार्लियामेंट अब उसको पूरा देखेगा? नहीं, देखने के लिए बंदे बिठा रखा है। सीजी को बिठाया रूल्स बनाने के लिए, उस रूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बिठाया MCA को, और जजमेंट सुनाने के लिए बिठाया NCLT NCLAT को। समझ में आ रहा है? यही चीज़ है।
तो कैसे लिखना है? एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट ऑल्दो पास बाय पार्लियामेंट बट पावर टू मेक इट्स रूल्स डेलीगेटेड टू सीजी। पावर दिया है रूल्स बनाने के लिए सीजी को, एग्जीक्यूट करने के लिए पावर दिया है अपने एमसीए को, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और जजमेंट सुनाने के लिए पावर दिया है एनसीएलएटी को। तो ऐसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझ में आ चुके हैं ना? लिख लेना एक बार फटाफट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडहॉक कमेटी है, वो एक बार आपको देखना होगा। यहाँ पर बिल्स के बारे में बता रखा है, क्या किस किस प्रकार के बिल्स होते हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंस बिल, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स, ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल, ये प्रकार के बिल्स होते हैं, ठीक है। ये रीड करने लायक है, मतलब ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, बिल कैसे पास किया जाता है एक बार रीड कर लेना है। लॉ मेकिंग प्रोसेस, हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, एक बार रीड कर लेना है, जो एकदम ईजी है, ठीक है। ओके, फिर अच्छा, एडहॉक कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। एडहॉक कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। अनदर कमिटीज, एडहॉक कमिटीज आर अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड दे सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे फिनिश द टास्क असाइन टू देम एंड सबमिट अ रिपोर्ट, ठीक है। एडहॉक कमेटी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस प्रकार की कमिटीज़ को बिठाया जाता है, जैसे पर्पस खत्म हो जाए फिर एडहॉक कमेटी सीज हो जाता है। Apart from ad hoc committee, each house of parliament has standing committees like business advisory committees, the committee on petition, the committee of privileges and rules committee etc. इस प्रकार के अलग अलग committees है। Other committees में आते हैं, these committees act as parliament's watchdog over the executive. These are the committees on subordinate legislation, the committee of government assurance and committee on estimates, the committee on public accounts and committee of public undertakings and departmentally related standing committee. वॉचडॉग है, वॉचडॉग मतलब ये कमिटीज देखते हैं, ठीक है। वॉचडॉग का मतलब होता है देखना। कहाँ पे वॉचडॉग? यहाँ पे। ओवर द एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है कि नहीं, किस प्रकार से काम हो रहा है, ये सारा चीज़, ठीक है। ईजी चीज़ है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।